सुबह के 8 बज रहे हैं। पाकिस्तान के शहर में एक चौराहे पर रोज़ाना लोग हज़ारों देखते हैं, लेकिन आज मैं आपको वो नज़रें दिखाऊंगा जो आम आंखें नहीं देखती। यहाँ पर 3 आदमी खड़े हुए हैं एक चौराहे पर। तीनों की उम्र 25 से 30 साल के दरमियान है। तीनों की कहानियाँ अलग हैं, लेकिन उनके पास सवाल है कि उन तीनों के चेहरों पर एक सवाल लिखा हुआ है। सवाल क्या है कि अली ने इंजीनियरिंग की हुई है, 3 साल हो गए, 200 से ज़्यादा दरख्वास्तें दे चुका है। आज वो इस चौराहे पर इसलिए खड़ा है कि उसको 20,000 रुपये की नौकरी मिलने वाली है और उसी इंतज़ार में वो खड़ा हुआ है। अहमद सुबह 8 बजे से खड़ा हुआ है, लेकिन दोपहर के 12 बज चुके हैं, अभी तक उसको कोई काम नहीं मिला। बिलाल के हाथ में एक लिफाफा है, वो अगले हफ्ते कहीं जा रहा है। उस लिफाफे के अंदर क्या है, आगे हम इस पर बात करेंगे। सवाल ये है कि तीनों एक ही चौराहे पर क्यों खड़े हैं और इन तीनों की कहानियाँ पाकिस्तान के 7 करोड़ नौजवानों की कहानियाँ क्यों हैं। तो आइए इसको थोड़ा गहराई से समझते हैं कि इन तीनों की कहानी क्या है। आपने गुर्बत का खात्मा कैसे करना है, एम्प्लॉयमेंट को आपने कैसे जनरेट करना है। पहला ये होता है कि हुकूमत के अंदर जॉब्स बहुत ज़्यादा हों। वो अपना आप देखा, वो पीरियड ख़त्म हो गया, हुकूमत तो सुकड़ रही है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह है वो 7.1% पर है। ये नंबर आपने सुना तो होगा, लेकिन क्या इसके अंदर कितनी सच्चाई है, तो आइए जानते हैं। एक इजलास में प्लानिंग मिनिस्ट्री के एहलकारों ने ये नंबर पेश किया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नंबर सच्चाई को पूरी तरह कवर करता है या नहीं। माहिरीन का कहना है कि नहीं करता। अगर आप अंडर एम्प्लॉयमेंट को शामिल करें, वो लोग जो इंजीनियर हैं मगर मजदूरी कर रहे हैं, वो लोग जो नौकरी ढूंढना छोड़ दिया है, तो इस सब को शामिल करें तो ये 20 से 25% तक शरह पहुंच जाती है। अहमद की कहानी ये है कि अहमद 45 साल मजदूर है, उसके पास कोई डिग्री नहीं है। रोजाना सुबह 8 बजे इस चौराहे पर आता है। अगर काम मिला तो खाना मिलेगा, अगर नहीं मिला तो उसको भूखा सोना पड़ेगा। लेकिन आज दोपहर हो चुकी है, अभी तक उसको कोई काम नहीं मिला। अभी तक वो काम के इंतजार में खड़ा हुआ है। लेकिन सवाल ये कि क्या अहमद सरकारी आदत शुमार में है, मुलाजिम है? नहीं। क्या वो बेरोजगार है? नहीं, क्योंकि वो काम ढूंढ रहा है। तो फिर वो क्या है? वो है पाकिस्तान की वो हकीकत जो नंबरों में नहीं आती। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है कि अगर ये नंबर झूठे नहीं तो कम से कम अधूरे तो हैं। हकीकत नंबर क्या है? अगर हम 7% की बजाय 25% बेरोजगार हैं, तो फिर हर साल 2.5 मिलियन नए अफराद को नौकरी कहाँ से मिलेगी? सवाल तो ये होता है। पाकिस्तान में हर साल 8 लाख यूनिवर्सिटी से लोग एजुकेशन लेके फारिग होते हैं, डिग्री उनके पास होती है, लेकिन कुल तादाद जो 60 लाख ग्रेजुएशन है वो बेरोजगार बैठे हुए हैं घर के अंदर। लेकिन सवाल ये है कि डिग्री तो होती है तो नौकरी क्यों नहीं होती। मैं आपको एक किरदार की और स्टोरी सुनाना चाहूँगा। इसके अंदर अली ने 2023 के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थर्ड पार्टी तस्दीक शुदा यूनिवर्सिटी से, लेकिन 3 साल हो गए, वो 200 से ज़्यादा दरख्वास्तें दे चुका है। तो एक कंपनी के मैनेजर ने अली को कहा कि हमें काम करने वाला बंदा चाहिए जिसके पास कोई तजर्बा हो। ये वो जुमला है जो 60 लाख ग्रेजुएशन जो कर चुके हैं वो सुन रहे हैं। अब मसला कहाँ पे है? एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक महारतों की कमी की वजह से पाकिस्तान को हर साल GDP का 2 से 3% खसारा उठाना पड़ रहा है। लेकिन 64% ग्रेजुएशन को नौकरी में मुश्किलात है। क्यों? उनकी महारतें मार्केट के ज़रूरियात के मुताबिकत नहीं रखती, इनके मार्केट के मुताबिक नहीं है। तो सवाल ये है कि अगर डिग्रियां बेकार हो रही हैं, नकारा हो रही हैं, अगर यूनिवर्सिटियां मार्केट से अलग थलग काम पर चल रही हैं और तालीम पर इतना ज़्यादा खर्चा किया जा रहा है, तो इसका क्या फ़ायदा है? पाकिस्तान में तालीम पर 1.9% GDP हिस्सा एक मुख्तसर किया गया है, लेकिन आलमी मियार के अंदर 4 से 6% जो है वो तालीम पर खर्च किया जा रहा है। तो इसके बाद यूनिवर्सिटी जाने का क्या फ़ायदा है? अगर हाल ये तो हमारे जो सब बेहतरीन तलबा है वो कहाँ जा रहे हैं? आपने सुना होगा पाकिस्तान से डॉक्टर्स, इंजीनियर बड़ी तादाद के अंदर मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। तो दर की तादाद है, पिछले 24 माह के दौरान 5,000 से ज़्यादा डॉक्टर जो है वो मुल्क छोड़कर बाहर जा चुके हैं। 11,000 इंजीनियर्स, 13,000 अकाउंटेंट्स मुल्क छोड़कर बाहर जा चुके हैं। 2025 में 4,000 डॉक्टर पाकिस्तान छोड़ गए। ये तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह है। बिलाल ने मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन की, थीसिस कतर में शाया हुई, फिर उसको लंदन का वीज़ा मिला। यानी कि शुरू में हमने बात की थी, बिलाल के हाथ में एक लिफाफा था, उस लिफाफे के अंदर लंदन का वीज़ा था। लंदन के एक अस्पताल ने उनको मदऊ किया 80,000 सालाना पाउंड पर। तो पाकिस्तान में सरकारी डॉक्टर की तनख्वाह 50,000 से ऊपर नहीं है। बिलाल ने 2 दिन के अंदर फैसला किया। क्या ये बिलाल का फैसला गलत है या सही है, यह पर डिपेंड करता है। एक डॉक्टर की तालीम पर तकरीबन $25,000 का खर्चा आता है, लेकिन हज़ारों डॉक्टर के निकलने से पाकिस्तान में सालाना $250 मिलियन की सरमायाकारी को ज़ाया करने के मुतरादिफ है। माहिरीन का कहना है कि 1 लाख हुनरमंद अफराद के निकलने से पाकिस्तान को सालाना $4.2 अरब का नुकसान उठाना पड़ रहा है। हुकूमत कहती है कि तरसीलात ज़र यानी कि 38.5 अरब डॉलर जो बाहर से आ रहे हैं उसकी खुशी मनाओ। लेकिन सवाल ये कि क्या यह खुशी हकीकत है या डिस्ट्रेक्ट इंश्योरेंस है? जब आपके बेहतरीन लोग बाहर जा रहे हो, आपके डॉक्टर लंदन में मरीज देख रहे हो, तो आपके
इंजीनियर दुबई में और बड़े बड़े ममालिक के अंदर बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हों, तो पाकिस्तान में सनत कौन चलाएगा? उसको सनत को आगे कौन लेके जाएगा और उससे बेरोजगारी को ख़त्म कैसे किया जाएगा? यहाँ पर सवाल ये हमें ले जाता है कि वो सनत कहाँ है जो नौकरियाँ दे सकती है। सेनेट कमेटी के अंदर बताया गया कि 90% नौकरियाँ प्राइवेट सेक्टर को देनी है, लेकिन सवाल ये कि प्राइवेट सेक्टर नौकरियाँ क्यों नहीं दे रहे? पहला मसला, बिजली की जो कीमत है पाकिस्तान के अंदर वो सनत को निहायत ही मफलूज कर रही है। इस वक्त जो सनत को बिजली है यानी कि 12.5 सेनेट फी यूनिट, इंडिया के अंदर 7.5 सेनेट फी यूनिट पर है। फर्क सिर्फ मुनाफा खत्म कर देता है। दूसरा मसला, सेनेट कमेटी ने खबरदार किया एक्सपोर्ट पर भारी टैक्स लगाने से माशी चैलेंज जो है वो बढ़ सकते हैं, तो टैक्स को कम करना होगा। हर नई हुकूमत पुरानी हुकूमत की पॉलिसी बदलती है। जो कारोबारी तबका होता है वो मुस्तकिल प्लानिंग नहीं कर सकता, उसको नुकसान उठाना पड़ता है, इसलिए वो फैक्ट्री बंद करके बाहर शिफ्ट हो रहा है। तो मसला ये कि जो पाकिस्तान के अंदर फैक्ट्री हैं वो मुसलसल बंद हो रही हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर नौकरियां नहीं दे रहा तो इसके पीछे बड़ी वजह है। अगर फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं तो हुकूमत क्या कर रही है? तो क्या उनके पास नई मनसूबाबंदी है, उनके पास प्लान है? तो सवाल यहाँ पर ये होता है। तो मार्च 2026 को सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास हुआ, उसके अंदर प्लानिंग मिनिस्ट्री के एहलकारों ने बताया कि उन्होंने ये कहा कि 2026 और 27 में FY के बजट के लिए कोई नया प्रोजेक्ट नहीं तजवीज़ किया गया, यानी अभी तक कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बना, यानी कोई नई नौकरियां नहीं मिलने वाली। सवाल ये कि पैसे कहाँ जा रहे हैं? PSO यानी कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूशन ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमी के नए कैंपस खरीदने के लिए कोई ज़मीन, कोई प्लानिंग हाउस की तामीर पर खर्च हो रहा है। अरकान ने सवाल किया कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमी की रिसर्च आउटपुट क्या है, इसकी अफादियत क्या है? तो जवाब उसका नहीं मिला अभी तक। नाम न जाहिर करने की शर्त पर एक अफसर ने बताया कि हम जानते हैं कि 30 मिलियन नौकरियां जो है वो चाहिए मुल्क को, लेकिन इसके लिए बजट और पैसा कहाँ है, कहाँ से ले? 60% बजट है वो कर्जों की मद के अंदर जा रहा है। और फिर आया मार्च 2026 का नोटिफिकेशन, हुकूमत ने किफायत शहरी के नाम पर सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में से कटौती करना शुरू कर दी। 3 लाख से 10 लाख तक 5% कटौती, 10 लाख से 20 लाख तक 15% कटौती, 20 लाख से 30 लाख तक 25% कटौती, 30 लाख से ज्यादा तक 30% कटौती करना शुरू कर दी। ये रकम यानी प्राइम मिनिस्ट्री अथॉरिटी फंड 2026 में जमा होगी। सवाल ये कि क्या ये कटौती बेरोजगारी खत्म करेगी? क्या किसी गरीब को इससे नौकरी मिलेगी या नहीं? तो ये सिर्फ और कुछ कर रहे का दिखावा है। ये सवाल मैंने जाता है एक और स्टेप पर। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो एक अलग लेवल पर काम कर रही हैं, लेकिन ज़रूरियात के मुताबिक नहीं। पाकिस्तान में जो यूनिवर्सिटी है वो मार्केट की ज़रूरियात से मुताबिक नहीं, लेकिन वो अलग लेवल पर काम कर रही है। गैर मुस्तहकम गवर्नमेंट रिसर्च फंडिंग की कमी ब्रांड ड्रेन की वजह से है। सनत को सस्ता करना होगा, टैक्स को कम करना होगा। चौथा, पॉलिसी के अंदर एक तसलसल लाना होगा और पॉलिसी को मजबूत करना होगा। ये सारा माहिरीन एक बात पर मुत्तफिक है, बहरान हकीकी है और बढ़ रहा है। फिर आखिरी सवाल पैदा होता है, अगर बहरान इतना बड़ा है, हुकूमत के पास कोई नया प्रोजेक्ट नहीं, हुकूमत फैक्ट्रियाँ बंद कर रही है, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, अगर डॉक्टर जा रहे हैं, तो फिर इस बहरान का हल क्या है? बेरोजगारी का हल एक हल नहीं बल्कि इसके कई हल हैं, लेकिन क्या हुकूमत ने इस पर अमल कर रही है? यूनिवर्सिटी का निसाब तब्दील करना होगा। चीन की तरह 1000 नए मैक्रो मैनेजर बनाने होंगे। जर्मन डुअल सिस्टम की तरह तालिब इल्म हफ्ते में 3 दिन कंपनी में काम करना सीखेगा और 2 दिन स्कूल में पढ़ाएगा। इंडस्ट्री को सस्ता करना होगा। बिजली को 12.5 सेनेट फी यूनिट से कम करके 7 सेनेट यूनिट पर लाना होगा। टैक्स कम करने होंगे, फंड्स जल्दी देने होंगे। तीसरा, पॉलिसी के अंदर एक अमली तसलसल लाना होगा ताकि कारोबारी माहौल को बेहतर किया जा सके। एक्सट्रैक्टर को 50,000 की बजाय उसको 3 से 4 लाख रुपए मिलने चाहिए। इंजीनियर को इज्जत मिलनी चाहिए। रिसर्च को फंड बढ़ा देनी चाहिए। और ये क्या हो रहा है? क्या ये हो रहा है? नहीं हो रहा। माहिरीन का कहना है कि अगर नौकरी नहीं आ सकती तो नौकरी पैदा करें। अली ने अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया, 5 लोगों को उसने काम भी दे दिया। अहमद को अब मजदूरी मिलने लगी, एक ठेकेदार ने उसे काम पका दे दिया। बिलाल लंदन की तरफ जा रहा है, उसके हाथ में लिफाफा है और उसके अंदर वीजा है और वो वापस आकर अस्पताल खोलेगा पाकिस्तान के अंदर। सवाल ये है कि क्या ये तीनों अपने बल पर कामयाब हुए? ये निज़ाम ने इन्हें कामयाब किया? क्या हमारे पास ऐसे अली, अहमद और बिलाल के लिए कोई प्लान है? तो इसी जरवाए पर वो 3 अफराद, अली ने अपना स्टार्टअप तो शुरू कर दिया, 5 लोगों को काम पर रख दिया, अहमद को मजदूरी मिलने लगी, उसकी तनख्वाह ज़्यादा नहीं लेकिन उसे यकीन है कि कल उसे रोटी मिलेगी। बिलाल अगले हफ्ते लंदन जा रहा है, उसने वादा किया कि वापस आएगा। और क्या ये सिर्फ अदद व शुमार है, हकीकी ज़िंदगियाँ हैं? क्या अली, अहमद, बिलाल सिर्फ इरदार है या उनमें से आपका भाई, आपका बेटा और आपका दोस्त है? क्या हम इन तीनों के लिए कोई प्लान बना सकते हैं? तो बना सकते हैं, तो ये है कि हाँ बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? तालीम की इस्लाह करनी होगी, मॉडर्नाइजेशन करना होगा, इंडस्ट्री को सस्ता सहारा देना होगा, पॉलिसी में एक मजबूती लानी होगी, पुरअमन अफराद की कदर करनी होगी और उनको बाहर जाने से रोकना होगा, प्राइवेट शोबों को मजबूत करना होगा और सबसे अहम बात है कि खुद कुछ करने का हौसला अली ने, अहमद ने, बिलाल ने किया। अब आपकी बारी है। आखिर में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, आपके मुताबिक बेरोजगारी का सबसे
سب سے بڑا حل کیا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں ہمیں؟ شکریہ.